हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वोक इन क्रिएशन में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकॉनमी। तो गाइस, बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारी नेशनल इकॉनमी में अबाउट 70% कंट्रीब्यूट करता है। हमारे यहाँ अबाउट 75% लोग रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और वो अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड हैं। एंड अबाउट 43% ऑफ इंडियाज़ जोग्राफिकल एरिया इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो गाइस, आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं कि जो हमारी 43% जोग्राफिकल एरिया यूज़ करी गई है वो किस किस तरह से यूज़ करी गई है, आगे देखते हैं। ये कुछ हम लोगों ने एस्टिमेशन से पता किया है कि अबाउट 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल जोग्राफिकल एरिया एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है। नेट जो एरिया है जहाँ फसल को बोया जाता है वो 142 मिलियन हेक्टेयर है। एंड जो क्रॉप एरिया है फ्रेंड्स वो 190.8 मिलियन हेक्टेयर्स है। एंड जो इरिगेटेड एरिया है वो गाइस 56.9 मिलियन हेक्टेयर्स है। तो गाइस, अगली स्लाइड में हम देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडिया। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एग्रीकल्चर है वो हमारी लाइफ में मेजर रोल प्ले करता है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड टू मोर देन 1 मिलियन पीपल्स and also produces 51 major crops, and hence it contributes to 1/6 of export earning in agriculture in India. तो गाइस, अब बात करते हैं माइलस्टोन द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, हम पहले जान लेते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, इसकी शुरुआत 1965 में हुई थी एंड इसकी शुरुआत MS स्वामीनाथन जी ने करी थी। हरित क्रांति को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों को शामिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइस, हम जान लेते हैं कि इसका मेन मोटिव क्या था। तो इसका मेन मोटिव था एक्वायरिंग मोर लैंड एरिया फॉर कल्टीवेशन पर्पस, एक्सपैंडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड एंड इन्हांस्ड वेराइटी ऑफ सीड्स, वाटर मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टूल्स एंड टेक्निक्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. As so, our production is also increased 50% from 1967 to 1971 in just 4 years आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो गाइस, जैसा कि हमें पता चला कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को एक्सपैंड करने में न जाने कितनी हेल्प करी। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की बात। इंडिया इन वर्ल्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो गाइस, जैसा कि अभी हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, तो वो पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहलाता है। लाइक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, कैश्यू नट्स, कोकोनट्स, टी, कॉफ़ी, टर्मरिक एंड ब्लैक पेपर. And guys, India is also having a large cattle population, about 281 million cattle. And India is also a second largest producer of wheat, rice, sugar and groundnut and pulses. And India is also a third largest producer of tobacco and third largest implementation of mechanization in agricultural sector. So guys, ये सारी तो थी कि इंडिया वर्ल्ड में क्या क्या लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। इंडियन एग्रीकल्चरल सिनेरियो। सो गाइस, हम सब जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ हो उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एंड कुछ थ्रेट्स भी होते हैं। तो इसके बारे में आपको ब्रीफ में आगे पता चलेगा। तो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। टॉप 10 एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। तो कैस्टर ऑयल, वीट, कॉफ़ी, टी, कॉटन, राइस, सोयाबीन, कैश्यू नट्स, इंडिया ये सब एक्सपोर्ट करता है अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि यूरोप, यूएई, एशियन कंट्रीज़, यूएसए, चाइना, सऊदी अरेबिया. एंड गाइस, अब बात करते हैं इम्पोर्ट्स की। तो गाइस, रॉ सिल्क, ड्राइड पीस, कोकोनट, पाम ऑयल, वेजिटेबल फैट्स, ये सारी चीज़ें इंडिया इंपोर्ट करता है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, एशियन कंट्रीज़, चाइना, यूरोप, यूएसए जैसी
कंट्रीज़ से। तो गाइस ये तो बात थी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में। सो गाइस अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर चीज़ की कुछ स्ट्रेंथ होती है एंड कुछ वीकनेसेस भी होती हैं। तो बात करते हैं यहाँ स्ट्रेंथ की। तो रिच बायोडाइवर्सिटी। तो इंडिया 46,000 प्लांट स्पीसीज़ एंड 86,000 स्पीसीज़ ऑफ एनिमल रिकॉर्डेड है इंडिया में। एंड एरेबल लैंड 428 मिलियन एकर्स कल्टिवेबल लैंड्स भी इंडिया के पास हैं। तो अब बात करते हैं क्लाइमेट की। तो अदर कंट्रीज़ के देखते हुए इंडिया में सबसे फेवरेबल टेम्परेचर क्लाइमेट पाया जाता है, जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है, बेनिफिशियल होता है गाइस। नेक्स्ट वीकनेसेस की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, डिवीजन ऑफ लैंड्स थ्रू जनरेशन, लोअर प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर फार्मर्स, इलिटरेसी, इम्पोर्टेंट सीड्स, अप्रोच टू मनी लेंडर्स देन टू बैंक फॉर लोन्स। यहाँ पर गाइस इलिटरेसी, बात यहाँ इलिटरेसी की हुई है। तो गाइस यहाँ पर बात करते हैं कि जो फार्मर्स हैं वो मनी लेंडर्स के पास पहले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक। लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स, गाइस यहाँ पर बुलक कार्ट्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निकल थिंग्स। एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, अनअवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ टू सम फार्मर। अब गाइस होता ये है कि कुछ फार्मर्स बिलोंग करते हैं टोटली विलेज एरिया से, तो उनके पास जो उपकरण होते हैं आधुनिक वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं गाइस। अब बात करते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की। तो गाइस एक्सपोर्ट्स, डेवलपिंग ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें गाइस तो मशीनरी फॉर एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी है गाइस यहाँ पे। हॉर्टिकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर हाइब्रिड प्लांट्स इन मोर प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स। अब गाइस बात यहाँ पे हाइब्रिड की हुई है। तो गाइस दो अलग अलग प्लांट ब्रीड्स को मिलाकर हाइब्रिड बनाया जाता है, जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है गाइस। Thank you for giving your attention. So please guys like, share and subscribe our channel Woken Creation. Thank you.